हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं ड्रामा एंड वॉइस ओवर 2.0। आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है लिसनिंग स्नो टावर। ड्रामा 2019 में रिलीज़ हुआ था। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8 आउट ऑफ 10 और 90% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक करा हुआ है। इसके टोटल एपिसोड 56 हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मून सेक्ट के बारे में बताया जाता है। एक बैकग्राउंड साउंड से पता चलता है कि यंजंग में मून सेक्ट का बढ़ता हुआ दबदबा लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी साबित हो रहा था। वो लोगों को मजबूर कर रहे थे ताकि वो गॉड ऑफ मून की पूजा कर सकें। अब उनकी बढ़ती मनमानी को रोकने के लिए मार्शल आर्ट कम्युनिटी के कुछ योद्धा सामने आते हैं, जिनको लीड करा था स्नो टावर के लीडर शाओ शी शुओ ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। अब उनके ग्रुप में जो योद्धा थे उनमें थे बाइदी, शुगु और ब्लड डीमन। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्होंने मून सेक्ट को मैदानों की ओर धकेल दिया था, लेकिन अब इससे शुरुआत हुई थी एक लड़ाई की। दो गुटों के बीच, स्नो टावर और मून सेक्ट के बीच एक अनंत लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है ज़ुरोंग का। ज़ुरोंग जो कि ब्लड डीमन की बेटी होती है, वो एक सरसों के खेत से गुजर रही होती है। अब हमें ब्लड डीमन का भी इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, जिसका नाम होता है शू शुई वेई। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लड डीमन और ज़ुरोंग एक पुराने घर में बैठे होते हैं। जो ज़ुरोंग होती है अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। अब ब्लड डीमन उसे हौसला देते हुए कहता है कि अगर तुम लैंप जलाकर अपनी माँ को मैसेज भेजोगी तो वो मैसेज उन तक पहुँच जाएगा और उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। ज़ुरोंग भी उनकी बात मान लेती है और दोनों लैंप जलाते हैं और आसमान की ओर छोड़ देते हैं। लेकिन सडनली उन पर नीडल्स से हमला हो जाता है। नीडल्स को देखकर ब्लड डीमन समझ जाता है कि मून सेक्ट के लोगों ने इस पर हमला कर दिया है। इतने में सभी योद्धा उसके सामने आ जाते हैं। वो लड़ाई करने लगता है क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट स्किल काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थी। इतने में अब एंट्री होती है वालियान की, जो कि मून सेक्ट की लीडर होती है। वालियान अब ब्लड डीमन को अपनी ओर करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वो कहती है कि जो स्नो टावर के लीडर है उन्होंने तुम्हारा यूज़ करा है ताकि वो अपनी पत्नी को मून सेक्ट की कैद से आज़ाद कर सकें। लेकिन जो ब्लड डीमन होता है वो नहीं मानता। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी की मौत हुई है और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा स्नो टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इतने में अब वालियान को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला करने की ऑर्डर दे देती है। लेकिन ब्लड डीमन को अपने सैनिकों पर भारी पड़ता देखकर वालियान खुद मैदान में आ जाती है। वालियान के वार से ब्लड डीमन की बॉडी में ब्लड वेनम घुस जाता है, जो कि एक तरह का वायरस होता है। इससे ब्लड डीमन उसके कंट्रोल में आ जाता है। अब वालियान उसे अपने वश में कर लेती है। ना चाहते हुए भी ब्लड डीमन को वो करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता है। वालियान उसे ज़ुरोंग को मारने का आदेश देती है। ब्लड डीमन अपनी तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जब ज़ुरोंग अपने पिता को पुकारती है तो ब्लड डीमन के अंदर का बाप जाग जाता है। वो अपने हाथ को रोक लेता है और खुद को मार कर कहता है कि मुझे आशा है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे। अब वो ज़ुरोंग को गले से लगाकर कहता है कि तुम बदले के बारे में मत सोचना, बस एक अच्छी लाइफ जीना, और उसके बाद अपने दम तोड़ देता है। ज़ुरोंग उसकी तलवार को पकड़कर अब उसके सोल्जर्स पर तान देती है। वो कहती है कि आगे मत बढ़ना, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगी। इतने में अब स्नो टावर के योद्धा वहाँ पे आ जाते हैं। स्नो टावर के लीडर शी शुई जो है ज़ुरोंग को वहाँ से बाहर ले जाने का आदेश देते हैं। ज़ुरोंग नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सैनिक से उठाकर वहाँ से ले जाते हैं ताकि इसे हिफाजत से बाहर ले जाया जा सके। अब उन दोनों में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट में वालियान और शुई भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वालियान होती है वहाँ से भाग जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ुरोंग अपने पिता की कब्र के पास बैठकर मातम मना रही होती है। वो किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो किसी पर विश्वास नहीं कर रही थी। जो स्नो टावर के लीडर होते हैं उनके मंत्री उसे अपने साथ ले जाने की बात करते हैं, लेकिन ज़ुरोंग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इतने वहाँ पर स्नो टावर के लीडर का बेटा आ जाता है, यानी प्रिंस आ जाता है, और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन ज़ुरोंग उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। प्रिंस कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक कि तुम अपना मन नहीं बना लेती, और वो वहीं उसके साथ रह जाता है क्योंकि प्रिंस पहले से एक डेडली बीमारी से ग्रसित था। अब जो वहाँ पर ठंड का लेवल काफ़ी ज़्यादा था, ज़ुरोंग को सर्दी ना लग जाए इस वजह से प्रिंस ने अपना जो कोट होता है, जो ब्लैंकेट टाइप उन्होंने लगाया होता है, उसे निकाल कर ज़ुरोंग को लगा देता है।
ये देखकर जुरोंग को प्रिंस पर मतलब विश्वास होने लगता है। इतने में जुरोंग और प्रिंस दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब जो उनका मंत्री होता है दोनों को लेकर सैंड वैली में चला जाता है। वहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन करवाया जाता है शोगु और बाइदी से, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। शोगु प्रिंस के गुरु होते हैं। अब प्रिंस की बिगड़ती हालत को देखकर बाइदी कहते हैं कि प्रिंस को बचाना मुश्किल है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि इस बीमारी के साथ वो अभी तक जिंदा कैसे है। अगर हमने इनका इलाज भी कर दिया तो मुझे लगता नहीं कि वो अपना 20वां जन्मदिन तक देख पाएंगे। अब जो शोगु होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें किसी तरह से इसे बचाना होगा। आफ्टर ऑल हम दोनों इतने पुराने दोस्त हैं, मेरे लिए तुम ऐसा तो इतना तो कर ही सकते हो। तुम्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। बाइदी कहते हैं कि तुम मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा। अब वो उसे एक बाथ टब में ले जाते हैं जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। बाइदी इसमें अपनी थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन शोगु उसमें अपनी आधे से ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखकर बाइदी काफ़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं। अब हमें जुरोंग का सीन दिखाया जाता है, जो सैंड वैली में ही होती है लेकिन अलग कमरे में होती है। जब वो जागती है तो खुद को एक कमरे में पाकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो अपने पिता की स्वॉर्ड, जिसका नाम होता है ब्लड रोज स्वॉर्ड, उसे उठा लेती है। इतने वहाँ पर चिनलियान भी आ जाता है। चिनलियान जो कि सैंड वैली का जो बड़ा शिष्य होता है, यानी कि बाइदी का बड़ा शिष्य, वो उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम सेफ हो, ये सैंड वैली है और यहाँ पे तुम सुरक्षित हो, तुम मुझे अपना नाम बताओ। लेकिन जुरोंग उसे कुछ ना कहकर वहाँ से भाग जाती है। जाते जाते वो जंगल के रास्ते एक पहाड़ी पर पहुँचती है, एक झरने पर पहुँचती है। अब चिनलियान कहता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकती, तुम यहाँ पर सेफ हो और सुरक्षित हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जुरोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उस झरने से छलांग लगा देती है। चिनलियान को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसीलिए वो उसके पीछे छलांग लगा देता है और उसे बचा लेता है। अब हमें बाइदी और शोगु का सीन दिखाया जाता है। शोगु बाइदी से कहते हैं कि जो जुरोंग यानी ब्लड डीमन की बेटी है वो अब अकेली है, उसके पिता मारे जा चुके हैं। और वो बाइदी से भी कहते हैं कि तुम भी अकेले हो, तुमने ना शादी करी है ना तुम्हारा कोई बेटा है। मुझे आशा है कि तुम उसे अपनी स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लोगे, इस तरह से तुम्हें भी एक बेटी मिल जाएगी। लेकिन बाइदी कहते हैं कि तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे 2 शिष्य ऑलरेडी हैं, चिनलियान और चिनयू। लेकिन वो उससे डांटने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम अपनी आधे से ज़्यादा पावर उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे। जो वो कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी प्रिंस के पिता यानी कि मास्टर ऑफ स्नो टावर बुरी तरह से इंजर्ड है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रिंस की हिफाजत करें। अब वो बाइदी को इस बारे में सोचने की बात करते हैं, यानी जुरोंग को अपनी स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करने के बारे में। सीन शिफ्ट होता है जब चिनलियान जो है जुरोंग को नदी से बाहर निकालता है। इतने वहाँ पर बाइदी भी आ जाते हैं। जुरोंग बाइदी पर भी तलवार तान देती है, लेकिन चिनलियान के कहने पर वो नीचे कर लेती है। अब जो मास्टर होते हैं उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर रहना चाहो तो तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन जुरोंग काफ़ी डरी हुई होती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब बाइदी चिनलियान को कहते हैं कि तुम उसकी हिफाजत करना, उसे कुछ होने मत देना, और चिनलियान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बाइदी कुछ सोचने लगते हैं। अब हमें जुरोंग और चिनलियान का सीन दिखाया जाता है। जुरोंग एक नदी के किनारे पहुँचती है। वहाँ से आगे जाने में उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अब चिनलियान कहता है कि मेरे मास्टर ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जाल बिछाए हुए हैं, अगर तुम ऐसे ही जाओगी तुम खतरे में पड़ सकती हो। लेकिन जुरोंग नहीं सुनती और आगे बढ़ जाती है, लेकिन आगे जाती हुई उसका पाँव फिसल जाता है। चिनलियान अपनी फ्लाइंग टेक्निक से उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और नदी पार करा देता है। उसे देखकर जुरोंग के मन में भी एक ख्याल आता है कि वो भी मतलब मार्शल आर्ट सीखे। अब वो चिनलियान से कहती है कि अगर मैं यहाँ पे रुकूँ तो मास्टर मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे। चिनलियान कहता है कि क्यों नहीं, ज़रूर सिखाएंगे। अगर उन्हें नहीं भी सिखाया तो वो जो मुझे सिखाएंगे वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब वो मतलब सैंड वैली में रुकने के लिए मान जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जुरोंग होती है वो सैंड वैली में पहुँच गई होती है, अंदर आ जाती है आश्रम में। इतने में वहाँ पर कुछ जुगनू आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चिनयू कहता है कि आज मतलब ये चमत्कार कैसे हो गया। मतलब चिनलियान ने कभी उसके लिए इस तरह का कोई काम नहीं करा था, इवन उसके बर्थडे पर तक नहीं किया था, लेकिन उसने जुरोंग के लिए आज इतने सारे जुगनू पकड़ रखे थे। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों
मास्टर बाइदी के पास जाते हैं। मास्टर बाइदी के पास जाने के बाद जुरोंग कहती है कि मैं यहाँ पे रुकना चाहती हूँ, लेकिन बाइदी उससे पहले पूछ लेते हैं कि भाई अगर तुम यहाँ से नहीं रहना चाहती तो तुम कल जा सकती हो, लेकिन ये बात याद रखना कि ये दुनिया बहुत ही घटिया लोगों से भरी हुई है, तुम बाहर खुद के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती। लेकिन जो जुरोंग होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे रुकना चाहती हूँ और उनसे कहती है कि क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे। अब जो बाइदी होते हैं वो स्टार्स की रीडिंग करते हैं, इससे वो जुरोंग का मतलब फ्यूचर देख लेते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि मैं इसे सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ताकि वो अपने जीवन जी सके। मास्टर बाइदी भी मान जाते हैं। बाइदी उससे कहते हैं कि तुम मुझे ये ब्लड ब्लू स्वॉर्ड दे दो, मुझे आशा है कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियोगी और इन फ्यूचर तुम्हें इसकी ज़रूरत ना पड़े। और इसके बाद वो उसको रीनेम करते हैं, उसे नया नेम देते हैं। उसका नया नाम होता है चिनमिंग। अब बाइदी वहाँ से जाने लगते हैं। बाइदी को ज़्यादा देख जो चिनमिंग होती है वो कहती है कि जो मेरे साथ आए थे वो कहाँ पर हैं, वो कैसे हैं। बाइदी कहते हैं कि तुम्हारा मतलब यंग मास्टर ऑफ स्नो टावर से है। चिनमिंग कहती है हाँ। तो बाइदी बताते हैं कि वो अब ठीक है और कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। ये बात सुनकर वो यंग मास्टर ऑफ स्नो टावर यानी कि ये चिंग के पास चली जाती है। वहाँ जाके वो देखती है कि ये चिंग सो रहा है, तो वो उसकी जो लिटिल फिंगर होती है ना, उसे पकड़ के उससे प्रॉमिस करती है कि इन फ्यूचर हम ज़रूर दोबारा मिलेंगे और तुम खुद को हमेशा खतरों से दूर रखोगे और खुद का ध्यान रखोगे, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुगु बाइदी से विदा लेते हैं और वो प्रिंस को लेकर अब जो थर्मल एरियाज़ की ओर जा रहे होते ताकि जो प्रिंस का जो कोल्ड है उसको रिकवर किया जा सके, और वहाँ से चले जाते हैं। जो बाइदी होते हैं वो शुगु की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुम अपना ध्यान रखना। अब नानचू जो कि प्रिंस का बॉडीगार्ड होता है, साथी होता है, शुगु का शिष्य भी होता है, तो वो कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं मास्टर की हिफाजत करूंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चिनलान, चिन्यू और चिनमिंग का, जो कि सरसों के खेत की ओर जा रहे होते हैं। चिन्यू उनके पीछे होता है क्योंकि वो किचन से कुछ ब्रेड्स चुरा के आ रहा होता है। जैसे वो वहाँ आता है वो उन दोनों को एक एक ब्रेड देता है। वो कहता है कि मास्टर को बताना मत, मैं यहाँ से चुरा कर लाया हूँ। लेकिन जुरोंग कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो, हम तीनों के अलावा सैंड वैली में और कोई है ही कहाँ जो चोरी कर सकता है। अब चिन्यू कहता है कि तो ठीक है, तुम दोनों ने भी मेरे साथ ब्रेड खाया तो तुम दोनों भी चोरी के बराबर के भागीदार होते हो। इसके बाद चिन्यू आगे चला जाता है। अब चिन्यान होता है, वो अपना ब्रेड भी चिनमिंग को दे देता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो, सैंड वैली में मास्टर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और वहाँ से वो सीधे जाते हैं सरसों के खेत में, जहाँ पर उनकी स्पोर्ट्समैनशिप की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही अलग अंदाज में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इन्हें देखकर जो चिन्यू और चिन्नान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं उसकी प्रैक्टिस को देखकर। देखते देखते 10 साल का समय बीत जाता है। अब हम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्नो टावर का, जहाँ पर येचिंग और नानचू पहुँच जाते हैं। येचिंग यानी कि यंग मास्टर ऑफ स्नो, और नानचू जो उसका साथी होता है और अंगरक्षक होता है। अब वो जैसे स्नो टावर में एंटर करते ही उन पर हमला हो जाता है। लेकिन येचिंग की तलवारबाजी एक अलग दर्जे की थी। वो देखते ही देखते उन सभी को मार देता है और एक को किक करके दरवाजे तोड़ के बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर उसी टाइम पर जो लॉर्ड होते हैं या स्नो टावर के यानी कि मेचांग, वो स्नो टावर की ख़राब सिक्योरिटी के लिए प्रिंस से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि एज अ लॉर्ड ऑफ स्नो टावर मुझे सबका ध्यान रखना होता है, इसीलिए मुझसे चूक हो गई। और वो प्रिंस का स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद हम मिले हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो प्रिंस होते हैं वो एक मंत्री से मिलते हैं। मंत्री से पता चलता है कि जो स्नो टावर के मास्टर होते हैं यानी कि मास्टर शाओ, वो काफ़ी लंबे टाइम से अपने कैबिन से बाहर तक नहीं निकले हैं। जब से उनकी फाइट मून सेक्ट की लीडर यानी कि हुआलियान के साथ हुई है, तब से उन्होंने स्नो टावर के अफेयर्स में इंटरफेयर करना ही बंद कर दिया है। अब तो लोग लॉर्ड शाह को भूल ही चुके हैं। अब सिर्फ स्नो टावर में एक ही लॉर्ड को पूजा जाता है, वो है लॉर्ड मेई। खैर मंत्री कहता है कि मुझे कोई काम है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद येचिंग और नानचू आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतने समय के बाद आपको बुलाया है, जरूर यहाँ पे कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा होगा। खैर आपके साथ कोई हो ना हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा।
ये बात सुनते ही ये चिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करता है और वो दोनों सीधे चले जाते हैं लॉर्ड शाओ की के रूम की ओर। अब लॉर्ड शाओ को सीन दिखाया जाता है। उसे हुआलियान की कही हुई बात याद आती है कि उसने कहा था कि तुम चाहे जो भी कर लो लेकिन तुम शू वैन को दोबारा हासिल नहीं कर पाओगे। अब मैं यहाँ बता देता हूँ कि शू वैन जो होती है वो लॉर्ड शाओ की पत्नी होती है और ये चिंग की मदर होती है। अब जो ये चिंग होता है उनके रूम के बाहर आता है। अपने पिता को शराब के नशे में दूध देकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब हमें हुआलियान का सीन दिखाया जाता है जो कि 10 साल बाद पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और वो अपने राज दरबार में आती है। वहाँ आकर वो अपने गार्डियन से समाचार पूछती है कि मेरे लिए कोई न्यूज़ है क्या। तो उसके जो राइट गार्डियन होते हैं जिसका नाम होता है चिनहुई, वो बताता है कि जो राजा के उत्तराधिकारी होते हैं जिनका नाम है जन, वो लियोंग शहर की ओर निकल चुके हैं और अपना सारा का सारा कारोबार वो शिलुजुओ के हाथ में सौंप कर गए हैं। अब हुआलियान स्नो टावर के बारे में कुछ पूछती है कि इसकी कोई न्यूज़ सुनाओ। तो जो लेफ्ट गार्डियन होते हैं गोगुआंग, वो बताते हैं कि स्नो टावर के जो लॉर्ड हैं लॉर्ड शाओ वो 10 सालों से बाहर तक नहीं आए। इनफैक्ट वो तो स्नो टावर के अफेयर्स में ही कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं और जो स्नो टावर की रेपुटेशन थी दुनिया में वो अब बिल्कुल ही कम हो चुकी है। हुआलियान कहती है कि इन 10 सालों में मून सेक्ट की रेपुटेशन आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गई और वहीं पे स्नो टावर अपनी रेपुटेशन तक खो चुका है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लुटेरे एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। ये देखकर एक वॉरियर लड़की उनका पीछा कर रही होती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है स्नो टावर का जहाँ पर प्रिंस ये चिंग को एक संदेशा मिलता है। संदेशा लेकर स्नो टावर की गार्डियन जीमो वहाँ पर आई थी। वो बताती है कि शी रेजिडेंस स्नो टावर की हेल्प चाहता है। अब नानचू को ये बात अजीब लगती है क्योंकि वो जानता है कि शी रेजिडेंस की रेपुटेशन क्या है। वो बताता है कि वो क्यों मतलब स्नो टावर की हेल्प चाहते हैं। अब जो लेडी जीमो है वो बताती है कि क्राउन प्रिंस अभी राजधानी में नहीं है और सारा का सारा कारोबार शिलुजुओ के कंधों पर है, इसी वजह से वो उसमें बिजी हैं। लेकिन इतने में जो उनकी बेटी है उनकी शादी के मंडप से उठाकर लुटेरे ले गए हैं। वो स्नो टावर से हेल्प चाहते हैं ताकि वो उनकी बेटी को हिफाजत से वापस ला सके। अब जो प्रिंस होते हैं वो जूमो से पूछते हैं कि ये शिलुजुओ किस तरह का इंसान है, किस तरह की ज़िंदगी जीता। जीमा बताती है कि अपने सम्मान के खातिर वो किसी भी हद तक जा सकता है और यहाँ तक कि अपनी बेटी तक की कुर्बानी दे सकता है। नानचू कहता है कि आपको शी रेजिडेंस के बारे में इतनी डिटेल जानकारी है, कैसे? तो अब प्रिंस उसे टोकते हैं, लेकिन जीमो कहती है कि वो इसीलिए क्योंकि मेरे पिता को बिना किसी गलती के सज़ा दी जा रही थी और उन्हें सज़ा से बचाने के लिए मुझे जो शिलुजुओ है उसके साथ विवाह करना पड़ा था और उसकी 5वीं पत्नी के रूप में उसके साथ रहना पड़ा था। अब नानचू से सॉरी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात में वो लुटेरे उस लड़की के पति को मार देते हैं। अब वो अपने पति को श्रद्धांजलि देती है। इसके बाद वो अपने जो बालों से एक हेयर पिन निकालती है जो एक हथियार के रूप में यूज़ की जा सकती है। इससे वो अपनी जान लेने वाली थी। तभी अचानक उसके हाथ पर एक वार होता है जिससे उसकी हेयर पिन दूर गिर जाती है और वहाँ पर एंट्री होती है चिनमिंग की। ये वही थी जो कि दिन के समय उनका पीछा कर रही थी। चिनमिंग उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थी, इसी वजह से वो फाइट के दौरान वीक पड़ जाती है। इतने वहाँ पर स्नो टावर के प्रिंस आ जाते हैं। वो अपनी तलवार से वार करते हैं और सभी को एक ही झटके में गिरा देते हैं और जब तक चिनमिंग की नज़र पड़ती है तो तलवार नानचू के हाथ में थी। उसे लगता है कि ये सब नानचू ने किया है। अब वो लेडी शुई के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, अब आप सेफ हैं। लेडी शुई कहती हैं कि आप ज़रूर स्नो टावर के यंग लॉर्ड होंगे। नानचू कहते हैं कि तुमने सही पहचाना। नानचू लुटेरों के सरदार की गर्दन पर तलवार रख के उसे उगला लेता है कि किसके कहने पर उसने लेडी शुई को किडनैप करा था। सरदार कहता है कि हमें सिर्फ पैसों से मतलब है, हमें कहा गया था कि लेडी शी को किडनैप किया जाए, इसके बदले में हमें सोने की पत्तियां दी जाएंगी, जिसका उन्होंने एक सैंपल दिया था। अगर हम लेडी शी को किडनैप करके उन्हें सौंप देते हैं तो हमें एक बक्सा भर के सोने की पत्तियां मिलेंगी।
वहाँ चिनमिंग को जैसे ही पता चलता है कि ये स्नो टावर के यंग लॉर्ड हैं तो उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। वो उसके पास जाती है। यीजिंग कहता है कि क्या तुम मुझे पहले से जानती हो, लेकिन चिनमिंग कुछ नहीं कहती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस जानन का काफिला आगे बढ़ रहा होता है। सडनली वहाँ पर एक योद्धा आ जाते हैं जिसे देखकर सारे के सारे सैनिक घबरा जाते हैं, लेकिन उनके साथ आई अंगरक्षक उन्हें पहचान लेती है जिसका नाम होता है ये हुआ। कहती है कि ये चिनलान है जिन्हें रानी साहिबा ने प्रिंस की रक्षा के लिए अपॉइंट करा है। अब चिनलान अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि वो प्रिंस की सुरक्षा को इंश्योर करेंगे, और उन्होंने मून सेक्ट के लोगों को डाइवर्ट करने के लिए चिन्यू को पहले ही प्रिंस के भेष में उनके काफिले में भेज दिया था। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिन्यू प्रिंस के भेष में बाथटब में नहा रहा होता है। सडनली वहाँ पर जो मून सेक्ट का एक हमलावर आ जाता है, लेकिन चिन्यू बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी फुर्ती के साथ उसे मार देता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी शी जो होती है वो चिनमिंग का शुक्रिया अदा कर रही होती है। वो कहती है कि आपने मेरी जान बचाई है, लेकिन चिनमिंग कहती है कि मैं तो ऑलरेडी उनके जाल में फंस चुकी थी। आपको शुक्रिया अदा स्नो टावर के प्रिंस का करना चाहिए जिनकी वजह से हम दोनों की जान बच पाई है। अब वो प्रिंस का भी शुक्रिया अदा करती है। प्रिंस उस हेयर पिन को लेडी शी को वापस दे देते हैं। अब लेडी शी कहती है कि ये उसके पिता ने उसके 15वें जन्मदिन पर दी थी और उन्होंने कहा था कि ये उसकी प्योरिटी का सिंबल है। लेकिन प्रिंस कहते हैं कि मुझे डर है कि लेडी शी वापस अपने घर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि जो शिलुज़ू है वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लेडी शी इस बारे में पहले से ही जानती हैं। अब लेडी शी कहती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ, मेरे पिता अपनी जिंदा लड़की से ज़्यादा वर्जिन डेड को अहमियत ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो अपनी इज्जत की काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं। लेकिन यंग टावर मास्टर कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है जिसकी वजह से आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगी। अब वहाँ पर लेडी जीमो आ जाती हैं। वो कहती है कि लेडी शी के रहने का बंदोबस्त गेस्ट हाउस में कर दिया गया है और वहाँ से चलने के लिए कहती हैं। अब स्नो टावर के यंग लॉर्ड भी उसे वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद वो चिनमिंग से बात करने लगते हैं, लेकिन बात करते करते उन्हें खांसी आ जाती है। चिनमिंग कहती है कि आप अपनी पुरानी बीमारी से अभी तक ग्रसित हैं। अब प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें मेरी पुरानी बीमारी के बारे में कैसे पता है, क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? लेकिन चिनमिंग कहती है कि मेरे पिता दवाइयों का काम करते हैं, तो आपके सिम्टम देख के मुझे ऐसा लगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं जानती। प्रिंस कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। अब वो उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कल, ताकि लेडी शी को इंसाफ दिलाया जा सके। इसके बाद हमें लेडी जीमो का सीन दिखाया जाता है जो कि नानचू के साथ बात कर रही होती है। वो कहती है कि प्रिंस इस लड़की को इतना ज़्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं? नानचू कहते हैं कि मतलब मैं समझा नहीं। लेडी जीमो कहती है कि क्योंकि जो प्रिंस है उसके कुछ स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। अब नानचू कहते हैं वो इसलिए क्योंकि वो काफ़ी पुरानी जान पहचान रखते हैं। नानचू से अब वो गोल्डन पत्ता दिखाते हैं जो कि उसे किडनैपर से मिला था। लेडी जीमो कहती है कि ये चैन परिवार द्वारा बनाया जाता है, इसके अलावा ये कहीं और नहीं मिल सकता है। और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्नो टावर के यंग लॉर्ड लेडी शी के कॉफिन को वहाँ पे ले जाते हैं। वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि लेडी शी मर चुकी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भीड़ में अलग कपड़ों में बैठकर सारा तमाशा देख रही थी। वो देख रही थी कि उसके पिता किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब एंट्री होती है शिलिजुओ की। वो जैसे ही बाहर आता है बस ऊपर वाले को कोसता जा रहा था कि मैं किसे दोष दूँ, लेकिन जैसे कॉफिन में को खोल के देखता है तो उसे जो कॉफिन के अंदर लाश थी उसकी आंखें झपकती दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि ये जिंदा है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उसे बंद करने के लिए कहता है। यंग टावर मास्टर वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बचा नहीं पाया। अब टावर मास्टर कहते हैं कि आपको दोष अपने सर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें दोष मेरी बेटी का ही है। ये बातें सुनकर लेडी शी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन जो शिलिजुओ होते हैं वो जल्दी से जल्दी कॉफिन को बंद करने के लिए कहते हैं। उसे बंद करने के बाद वहाँ पर उसकी पत्नी भी आ जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा तमाशा करती है, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। वो मन ही मन कहता है कि
मुझे माफ़ करना मेरी बेटी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं डरता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं तुम्हें अभी अपनाता हूँ तो इससे मेरी इज्जत चकनाचूर हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। और वो कॉफिन को वहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं।